हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग्स विद तानी। आज हम करेंगे 2023 साइंस के क्वेश्चंस जो आगे आने वाली परीक्षा जो आपकी 12 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेपेंथिस के बारे में। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है? तो इसका आंसर है नेपेंथिस। ये काफी रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या होता है। कोई भी पीवाईक्यू पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप कीवर्ड को समझें। कीवर्ड इधर हमारा है इंसेक्टिवाइरस, और इसके साथ साथ जो आंसर है वो तो हमें पढ़ना ही है। इसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उनको भी हमें स्टडी करना है। इन्हीं से फिर क्वेश्चन बनता है जो पीवाईक्यू बेस्ड होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इंसेक्टिवोरस क्या है। इंसेक्टिवोरस बेसिकली कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये ग्रीन भी है और कार्निवोरस भी है। क्योंकि कार्निवोरस इसलिए है, वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए। पहले उन्हें वो ट्रैप करते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये ग्रीन होते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्टिवोरस आपके ग्रीन फोटोसिंथेटिक कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए। इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, ये न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, और ये एसिडिक मार्श या बॉगी सॉइल में पाए जाते हैं जहाँ पे दलदल होते हैं, जहाँ पे स्वाम्प्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव्स वाला एरिया होता है। क्लियर? ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके अपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं जो इनके ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनमें मॉडिफाइड लीव्स होती है जो एज एन ट्रैप काम करती है। मॉडिफाइड लीव्स का मतलब जो लीव्स हैं वहीं पर सारा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं लीव्स ये पिचर टाइप के है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट होता है वो ऐसे ही दिखता है। इसमें पिचर यानी कि घड़ा का एक शेप होता है, और इसकी जो वॉल्स होती हैं काफी स्लिपरी होती हैं। तो इस स्लिपरी की वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है वो इजीली ट्रैप हो जाता है, और इधर ही आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं which helps in the digestion of those in traps, सॉरी those trapped insects. Clear? So ये कुछ एग्जांपल्स हैं पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉर्ट। ये एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस के। अभी हमने देखा इसका आंसर है नेपेंथिस। नेपेंथिस का कॉमन नेम है पिचर प्लांट। तो यदि ऑप्शन में पिचर प्लांट दिया होगा तो वो भी सही होगा। ये किस टाइप का ट्रैप है? पिटफॉल ट्रैप है, क्योंकि वो अंदर गिरकर ट्रैप हो रहा है इंसेक्ट, है ना। इनर वॉल्स जैसे कि मैंने आपको बताया स्लिपरी होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये हम देख चुके हैं। लेकिन ये पैरासिटिक नहीं होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इंसेक्ट खा रहे हो तो पैरासिटिक हो गया, नहीं। क्योंकि उनका जो इंसेक्टिवोरी है वो इनका सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को कमी को पूरा करने के लिए ये करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं। नेलुम्बो, नाइकेंथस एंड निकोटियाना। नेलुम्बो बोलते हैं लोटस को, नाइकेंथस बोलते हैं पारिजात को, एंड निकोटियाना बोलते हैं टोबैको को। टोबैको क्या है? एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, लेकिन वो इंसेक्ट्स को ट्रैप नहीं करता। ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, लेकिन ये इंसेक्ट्स को ट्रैप नहीं करता। तो इन तीनों में से कोई भी इंसेक्टिवाइरस प्लांट नहीं है, इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए। ये एज अ पीवाईक्यू आप मैचिंग द फॉलोइंग में या फिर किसी भी तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। देखिए जाइलम और फिलियम इन दोनों के बारे में भी ना कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी एक रेपिटेटिव टॉपिक ही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर। अब इसको डिटेल में देखते हैं। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है इन वैस्कुलर प्लांट्स, मींस द प्लांट्स जिनमें लीव्स होती हैं, ठीक है। तो जाइलम उनमें कंडक्टिव टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो मिनरल्स को डिसॉल्व भी करता है, और ये वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, लीव्स या अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं किसी भी पेड़ की रूट्स, वो उसके सॉइल से क्या करती हैं? पहले वाटर ले लेती हैं, है ना। फिर इन्हीं वाटर को जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर हो गया? अब ये चीज क्लियर है कि जो वाटर है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो जाइलम का जो प्रोसेस है, जो मूवमेंट ऑफ जाइलम है, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। वो हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है फाइलम और जाइलम के बीच में। यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम के मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो ट्राइकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड पेरेंकामा, पेरेंकाइमा। अब इन चारों का मेन फीचर देख लेते हैं, मेन काम देख लेते हैं कि इनका काम क्या है। ट्राइकेट्स क्या करते हैं? सेल्स को इलोंगेट करते हैं,
और प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि जो सेल्स का एलोंगेशन होता है, जो सेल्स लंबे होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो ट्राइकेट्स की वजह से होती है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि जाइलम का मेन फीचर क्या है, जाइलम का मेन फीचर है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, जाइलम वेसल्स की वजह से हो रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। चार ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि वाटर ट्रांसपोर्ट किस वजह से हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेसल्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर्स, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है, वो गिर जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। पेरेन्काइमा क्या करता है, खाना स्टोर कर रहा है, स्टोर्स फूड। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का वो फाइलम की वजह से होता है, जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन उसे स्टोर कौन कर रहा है, जाइलम पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा लेटरल सपोर्ट क्रिएट करता है, प्रोवाइड करता है। लेटरल सपोर्ट का मतलब जो पेड़ होते हैं एकदम सीधे खड़े रहते हैं, है ना, तो उन वो किस वजह से पॉसिबल है, पेरेन्काइमा की वजह से। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि पेरेन्काइमा की वजह से ट्रीज अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ ताकि याद रहे। जाइलम और फैलम के बीच के डिफरेंसेस भी हमें क्लियर होने चाहिए। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये वन वे होता है, ये टू वे होता है, इसमें ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। नेक्स्ट इज इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और जो लैग्निन से बनी होती है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बहुत पतली होती है और मेनली सेलुलोज से बनी होती है। फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए ये सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट इज इसमें सेल वॉल्स होते हैं लेकिन उनमें कोई भी एंड वॉल्स नहीं होते, लेकिन इनमें आप देख सकते हो एंड वॉल्स होते हैं। साइलम की फैलम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स एंड मेटाबॉलिज्म, जिसके वजह से वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्लियर। तो जाइलम के कितने कंपोनेंट्स थे, 4। फाइलम के कितने हैं, 2। ठीक, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो पता होने चाहिए। पीवाईक्यू है, रिपीटेटिव टॉपिक है, एक बार आप ये कर लेंगे, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जो अदर 3 हमने एलिमिनेट कर दिए थे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाइलम नहीं ट्रांसपोर्ट करता। अमीनो एसिड और फूड ये दोनों ही फैलम कर रहा है, ठीक है, इसलिए इन तीनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। ये एक फ्लैश कार्ड है जिसकी मदद से आप जल्दी याद कर सकते हैं। मेन डिफरेंस याद रखिएगा, जाइलम अपवर्ड, फैलम बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट आते हैं पेप्टिक अल्सर्स, डेंगू, एलिफेंट फूट एंड मलेरिया। तो ये 4 डिसीजेज हैं, हमें बताना है कि इनके फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि किस वजह से होती है। पहला है पेप्टिक अल्सर्स, नेक्स्ट इज डेंगू। देखिए आपको पता होगा कि जो मलेरिया है वो तो एक प्रोटोजोइक डिसीज है, तो डी का हो गया 2, इसका आंसर हो गया बी। काफी इजी क्वेश्चन था ये, एलिमिनेशन से भी हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड जहां लग रहा है वहां जरूर लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं, जो पेप्टिक अल्सर्स हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, डेंगू होता है वायरस की वजह से, एंड एलिफेंट फूट होता है वर्म की वजह से। अब एक बार देख लेते हैं, पेप्टिक अल्सर्स इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या है, देखिए ये इस टाइप के अल्सर्स होते हैं स्टमक और ड्यूडेनियम के बीच में, ठीक है, और ये किसकी वजह से होते हैं, एनएसएआइड्स। इसका मतलब है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जब आप इन्हें ले लेते हो तो पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। ऑल्सो ये देखिए, ये हमने देखा ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑल्सो ये जो अल्सर्स है ये स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकता है, अगर आप स्ट्रेस लेंगे आपको ये अल्सर्स और ज्यादा हो सकते हैं और इनका जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज डेंगू, इंपॉर्टेंट है। डेंगू और मलेरिया दोनों इंपॉर्टेंट है। डेंगू और मलेरिया दोनों ही किसके वजह से हो रहा है, मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। इनके बस अलग अलग फैक्टर्स हैं। डेंगू क्या है, ये वायरस की वजह से होता है जिसको एडिस एजिप्टिक ट्रांसमिट कर देता है। पहले इस मच्छर को ये वायरस होगा, फिर ये इसको ह्यूमंस में फैला देगा, इसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो डेंगू हो रहा है वायरस की वजह से, मलेरिया हो रहा है प्रोटोजोआ की वजह से, जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज का पार्ट होता है, तो इसका वेक्टर होता है एनोफिलिस मॉस्किटो, जो एक फीमेल मच्छर है। तो ये फीमेल मच्छर को ये प्रोटोजोआ हो जाता है, फिर उसके बाद ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट कर देता है। मलेरिया की वजह से क्या होता है, लिवर और आरबीसीज आपके कम हो जाते हैं और लिवर डैमेज हो जाता है। तो ये दोनों हो रहे मच्छर की वजह से, ये ट्रांसमिशन मॉस्किटोज की वजह से, बट इनके फैक्टर्स अलग है। क्लियर। नेक्स्ट था हमारा एलिफेंट फूट। एलिफेंट फूट को फाइलेरियसिस भी बोलते हैं। ये वर्म की वजह से होता है, बुशेरिया बनक्रफ्टी। ये नाम भी पहले पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है तो इसलिए इसका आप नाम याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये भी इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की वजह से होता है, ठीक है। तो वूम्स पहले ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू मॉस्किटोज। क्लियर हो गया।
तो इन सब के फैक्टर्स अलग अलग हैं, याद होने चाहिए। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख ले रहे हैं। बैक्टीरिया की वजह से कंजंक्टिवाइटिस भी होता है, ये पता नहीं होता जनरली। कंजंक्टिवाइटिस होता है कोलेरा, मम्प्स, स्केबीज। वायरस की वजह से फ्लू बहुत ही कॉमन है, आपको पता होगा, जिसे राइनो वायरस भी बोलते हैं ना, सर्दी जुकाम। ठीक है, तो सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है। एड्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स। फंजाई की वजह से रिंगवॉर्म होता है, जो एक रिंगवॉर्म टाइप का बन जाता है, एलर्जीज हो जाती है उस टाइप की। टाइनिया एंड मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं जो रिपीट होती जा रही है, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। अब देखते देखिए सिल्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। सिल्क दिया होता है, कॉटन दिया होता है, रेयन दिया होता है, प्लास्टिक दिया होता है। तो ये क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। अभी हम सिल्क का देखेंगे, ठीक है। तो सिल्क क्या है? एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कोकून से मिलता है, ठीक है। सिल्क, और इसका ऑफिशियल नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी। ये मेनली दो प्रोटीन से बनकर बना होता है। दो प्रोटीन्स के नाम क्या है? फाइब्रोइन एंड सेरेसिन। फाइब्रोइन एंड सेरेसिन ऐसे दो प्रोटीन्स हैं जिनसे सिल्क बना होता है। ये क्लियर हो गया? फाइब्रोइन एंड सेरेसिन। प्रोटीन्स के फीचर्स क्या है? पहली बात तो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा दैट प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के ही पॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड्स कौन कौन से पाए जाते हैं? ग्लाइसिन, एलेनाइन, सेराइन, ये सब प्रोटीन्स में मिलते हैं। दूसरी बात, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये चारों प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन सिल्क में भी मिल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन में है और सिल्क खुद एक प्रोटीन है, ठीक है। सो हेंस नाइट्रोजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। अब एक मेन डिफरेंस देख लेते हैं कॉटन और सिल्क के बीच में। सिल्क में अभी हमने क्या देखा? प्रोटीन होता है। प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन कॉटन में नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और कॉटन आपका सेलुलोज फाइबर है। सिल्क एक नेचुरल सिल्क प्रोटीन होता है और कॉटन सेलुलोज फाइबर होता है। सी से याद रखिएगा, सी फॉर कॉटन, सी फॉर सेलुलोज। नेक्स्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। फॉस्फोरस आपको पता ही है, न्यूक्लिक एसिड्स में मिलते हैं, सच एज डीएनए एंड आरएनए। मैग्नीशियम पता है, क्लोरोफिल में मिलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एज अ पीवाईक्यू पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, या फिर मैचिंग में भी इसका पूछा हुआ है। तो ये तो आप अभी याद कर लीजिए कि मैग्नीशियम मिलता है क्लोरोफिल में, ठीक है। पोटेशियम इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर प्लांट, इसीलिए फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा ये सब होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द एक्वाटिक प्लांट commonly used as a biofertilizer in water-logged rice field is known as। कौन सा ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है वाटर लॉक्ड राइस फील्ड में, जो पानी से भरा हुआ राइस फील्ड होता है, दलदल जैसा होता है? इसका आंसर होगा एजोला, ठीक है। तो एजोला क्या है? एजोला एक स्मॉल, छोटा सा तैरता हुआ एक्वेटिक फर्न है, यानी कि वो मार्शी एरियाज में पाया जाता है, फ्लोटिंग होता है, मार्शियन स्वम्पी एरियाज में पाया जाता है, जो यूज होता है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है विद एनाबेना। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि दोनों को फायदा हो रहा है, एनाबेना को भी और एजोला को भी। एनाबेना क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ताकि उसको फिर जो क्रॉप है वो ले सके, इसके लिए वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और फिर वो एजोला को सप्लाई कर देता है, फर्न को सप्लाई कर देता है। तो इससे दोनों का फायदा हो रहा है। एनाबेना को रहने के लिए जगह मिल गई क्योंकि वो उसकी पत्तियों पर रह रहा है, और जो एजोला है उसे नाइट्रोजन मिल गया फिक्स होकर, ठीक है। इसलिए इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन बढ़ा देते हैं सॉइल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइस ईल्ड। इससे राइस ईल्ड भी बढ़ जाती है और ये इको फ्रेंडली भी होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, या फिर सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, तो उसका आंसर होगा एजोला एंड एनेबेना। एजोला एंड एनेबेना ये दोनों ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो राइस के लिए यूज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखें। अब एक बार
तीनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। वॉल्फिया क्या होता है, कोई स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। ट्रैपा वाटर चेस्टनट होता है जो एडिबल फ्रूट है, मतलब इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं किया जाता है। लेमना एक डकवीड है जो वाटर में ग्रो होती है। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं, इसको आप प्लीज याद रखिएगा। अब एक बार बायो फर्टिलाइजर समझ लेते हैं, क्योंकि इसका भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हम टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ लेते हैं कि उसका बेसिक हम भूल जाते हैं। इसलिए बेसिक के बिना, अगर जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, हम एनीवे क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? बायो फर्टिलाइजर एक सब्सटेंस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे, जो जब सीड्स, सॉइल या क्रॉप्स में अप्लाई किया जाता है तो उससे उनकी न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी और अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। मेन न्यूट्रिएंट्स जो बढ़ते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्लियर हो गया? सो बायो फर्टिलाइजर एक सब्सटेंस है जो न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए सॉइल, क्रॉप, सीड्स में अप्लाई किया जाता है, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे एक्सेट्रा। ठीक है, ये इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स होते हैं टू केमिकल फर्टिलाइजर। अब केमिकल फर्टिलाइजर सच एज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को जब बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है तो इससे क्या होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है ना, जो सॉइल की क्षमता होती है क्रॉप्स उगाने की, वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, जो क्रॉप होती है, पहली बात तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, दूसरा ये अनहेल्दी भी हो जाती है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, अनहेल्दी हो जाती है। ऑल्सो पेस्टिसाइड्स की वजह से सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है, क्योंकि उधर केमिकल्स चले गए। वाटर पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। हेंस ये बेटर ऑल्टरनेटिव्स है कि आप बायो फर्टिलाइजर यूज करें ताकि हमारे नेचर को नुकसान ना हो। इसमें माइक्रोब्स होते हैं सच है राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोर्जा, एजोला एक्सेट्रा, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एजोला है, उसने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया और क्रॉप को दे दिया। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ नोबल गैस। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए, बेसिक आइडिया रखिए, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पता होने, जैसे कि ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 में क्या आता है? हेलोजेंस आते हैं, राइट? नोबल गैसेस आपकी कहाँ आ रही हैं? ग्रुप 18 में आ रही हैं। तो मेन ग्रुप्स पता होने चाहिए। तो हमें ये बताना है कि कौन सा नोबल गैस नहीं है। इसका आंसर होगा एक्टिनियम। एक्टिनियम एक ग्रुप 3 एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नोबल गैस तो बिल्कुल नहीं है। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देखिए ये ग्रुप 18 है जिसमें नोबल गैसेस पाई जाती हैं। ग्रुप 18 में जो नोबल गैसेस हैं, इनके फीचर्स क्या हैं कि पहली बात, हीलियम, नियॉन एक्सक्यूज मी, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओजी, ये सारी नोबल गैसेस हैं। इनके नाम आपको याद रखना है। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नोबल गैसेस। ठीक है, अब इनके फीचर्स क्या है? कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता, कोई महक, ऑर्डर, स्मेल कुछ नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, और इनफ्लेमेबल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी वजह से ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। ये बहुत अपने में रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है आफ्टर हाइड्रोजन यूनिवर्स में, इन नेचुरल फॉर्म। हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा हीलियम पाया जाता है, हमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, ये सब। तो हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये इससे भी एक क्वेश्चन बन चुका है, ये भी पीवाईक्यू बन चुका है। नेक्स्ट इज आपकी नोबल गैसेस अर्थ एटमोस्फेयर में पाई जाती हैं, लेकिन हीलियम और रेडियन नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो हीलियम है वो प्लेंटीफुल एलिमेंट है यूनिवर्स में हाइड्रोजन के बाद, लेकिन जो नोबल गैसेस हैं वो इन देयर नेचुरल फॉर्म पाई जाती हैं, हीलियम और रेडॉन नहीं पाया जाता है, हीलियम और रेडॉन नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हीलियम क्या है? डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता। और जो जेनॉन होता है वो एनेस्थेटिक यानी कि मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता था, पहले किया जाता था, अब उसके और अलग चीजें आ चुकी हैं जो बेटर ऑप्शंस हैं, उन्हें यूज किया जाता है। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। तो इसमें हमारे तीन मेन कीवर्ड्स हैं, बीटा सेल, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है, और पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास के बारे में क्वेश्चन 22 दिसंबर वाले पेपर में भी आ चुका है, अगर जितना मुझे याद है। इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन। अगर इसकी जगह बीटा की जगह अल्फा लिखा होता तो आंसर हो जाता ग्लूकेजन। तो अब हम समझते हैं कि ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है सबसे पहले। ठीक है,
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं जो एंडोक्राइन सेल्स में पाए जाते हैं पेनक्रियाज के। पेनक्रियाज में स्मॉल क्लस्टर्स जो होते हैं उन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ब्लड शुगर रेगुलेट करते हैं। देखिए आपको ये पता होगा कि पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड लेवल सर्कुलेट करता है, सॉरी शुगर लेवल सर्कुलेट करता है जो हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, तो इसके लिए यही आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का भी यही रोल है। इसमें 4 सेल्स हैं, डेल्टा, एफ, अल्फा, बीटा। बीटा इंसुलिन सिक्रेट करता है, ये आपको याद होना चाहिए। अल्फा ग्लूकेजिन करता है, डेल्टा सोमैटोस्टैटिन करता है और एफ सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स करता है। क्लियर। पेनक्रियास के बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेनक्रियास एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, उसके बाद पेनक्रियास है। ये एब्डोमेन में स्टमक के पीछे, आप ये देखिए ये स्टमक है और ये पेनक्रियास है। ठीक है, स्टमक के पीछे होता है। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना, इंसुलिन को सिक्रीट करना, ग्लूकेजन एंड सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करना, जैसे कि हमने पीछे देखा सेल्स की वजह से। ये पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है जो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, यानी कि इसमें वो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें एंजाइम्स होते हैं एमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज, इलेस्टेसिस एंड न्यूक्लियस। ये तीनों भी, ये पांचों, इन पांचों के बारे में पूछा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है एमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने सब कुछ देख लिया, हमने सेल्स के बारे में देख लिया, आइलेट्स के बारे में देख लिया और पैनक्रियास के बारे में देख लिया। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे इस क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन था एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। अब ये क्या है, देखिए किडनी होती है दो, हेंस एड्रेनल ग्लैंड भी होंगे दो, क्योंकि किडनी के ऊपर ये जो इस टाइप का होता है इसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट करने में, मेटाबॉलिज्म और बीपी को रेगुलेट करने में और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है एड्रेनल ग्लैंड। इसके मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। मेड्यूला होता है अंदर वाला पार्ट, कॉर्टेक्स होता है लेयर। क्लियर। ये जो कॉर्टेक्स है ये आपकी दो आपके हार्मोन्स को रिलीज करती है, एल्डोस्टेरॉन एंड एड्रेनलिन। ठीक है, जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। और जो मेडुला है वो आपका रिलीज करती है, आई एम सॉरी, मेडुला रिलीज करता है एड्रेनलिन, आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक, एड्रेनलिन मेडुला रिलीज करता है एंड कॉर्टेक्स करता है कॉर्टिसोल। एड्रेनलिन नहीं करता, कॉर्टिसोल करता है। कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल याद रखिएगा, कॉर्टेक्स रिलीज करता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए, इसलिए आपने देखा होगा कि अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए, अच्छे से आप डाइट लीजिए तो आपका कॉर्टिसोल लेवल मैनेज रहेगा, स्ट्रेस कम होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो एड्रेनलिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। नेक्स्ट इज ग्लूकेजन, जो अल्फाबेट सेल्स सिक्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने देखा अगर हमारे अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमें डायबिटीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉल्यूशन के बारे में हमें बताता है। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये ओशियन है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें तो कूड़ा करकट भी है, प्लास्टिक आ गया कि कुछ और है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब ये जो भी आपका स्वेज है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, स्वेज आ गया है, अब ये डिकम्पोज किए जाएंगे, डिकम्पोज किए जाएंगे बाय दी ऑर्गेनिजम्स। तो जब ये डिकम्पोज किए जाएंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो रहा है डिकम्पोजिशन में, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम समझ जाएंगे कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्वेज है ओशियन में, इसका मतलब पोल्यूशन ज्यादा है। इस तरह से हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मदद से पोल्यूशन का पता लगाते हैं इन एक्वाटिक बॉडीज। तो ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन यूज करते हैं टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड।
तो अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड अगर ज़्यादा है इट मीन्स पोल्यूशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो बहुत कम ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसका मतलब वाटर क्वालिटी भी गिर गई है, बहुत कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम हो चुका है। अगर लो बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन डिमांड है, इसका मतलब पानी सही है, साफ है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, हेल्दी है। क्लियर हो गया? तो ये हमें बताता है ऑर्गेनिक मैटर कितना है, जैसे कि सॉइल, स्यूएजेस, सेडिमेंट, गार्बेज एक्सेट्रा में ऑर्गेनिक मैटर एक्वेटिक लाइफ में कितना है। उसके अलावा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बताता है। नेक्स्ट इज ये मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना हो रहा है, फिर उसको फर्दर स्टडीज में यूज किया जा सकता है। तो बीओडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स कौन बनाता है? ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। ओके, इसमें ऑर्गेनिजम्स आपके हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस दोनों आ जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? आपने देखा होगा, जैसे ये लेवल्स है, देखिए सबसे पहले लेवल पे है प्लांट, सेकंड पे है हार्बिवोरस, थर्ड पे है फर्स्ट लेवल कार्निवोरस, एंड देन फोर्थ पे है सेकंड लेवल कार्निवोरस। ठीक है, तो इन्हीं लेवल्स को ट्रॉफिक लेवल्स बोला जाता है। क्लियर हो गया? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, क्योंकि 4 से 5 के बाद क्या होता है, अगर 6 या 7 या 8 हो गए तो उतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि इन ट्रॉफिक लेवल्स पे पहुंचाया जाए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ। ये आपका मान लीजिए पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, इस पे आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, मैंने तो 4 1 2 3 4 बनाए हैं। तो अब क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो हमेशा ऊपर जाता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो जब कोई भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी जो 90% एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। इसको बोलते हैं लिंडमैन्स, लिंडमैन्स 10% एनर्जी रूल। तो जब सिर्फ सोचिए 10% एनर्जी जा रही है तो बचेगा ही नहीं, ज्यादा अगर ज्यादा लेवल्स होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बचेगी ही नहीं। इसीलिए 4 से 5 टॉपिक लेवल्स ही होते हैं। इसके मेन 3 कंपोनेंट्स है, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें हमारे लिए फूड चेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो फूड चेन क्या होता है? बेसिकली आपकी एक पूरी चेन बन गई है, जिसमें कि शुरू हो रही है ग्रीन प्लांट से, फिर उसके बाद उन्हें कोई खा लेता है, फिर जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उन्हें भी कोई खा लेता है। तो इस तरह से चेन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेज है, देखिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, फूड वेब या चेन कुछ भी हो, वो आपकी प्रोड्यूसर से ही शुरू होगी। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हमें सबको पता है, प्लांट्स। ठीक है, तो इनसे शुरू होगी। तो यहाँ से ग्रासेस से शुरू हुई, ग्रासेस को ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक या ईगल ने। तो इस तरीके से चेन हमारी कंप्लीट हुई। हर स्टेप को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। 2 टाइप की मेन फूड चेन्स होती हैं, ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस। डेट्रिटस इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्रेजिंग अभी हमने जो एग्जांपल देखा वही है। ठीक है, ग्रेजिंग में क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर से चेन शुरू हो रही है और कंज्यूमर तक जा रही है। तो प्रोड्यूसर फ्लावर को कैटरपिलर ने खा लिया, कैटरपिलर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को ईगल या आउल, आउल है ना ये, तो आउल ने खा लिया। ठीक है, अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें, अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, राइट। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन्स खा जाते हैं, जो उन्हीं के ऊपर रहते हैं। फिर उनको मछलियां खाई जाती हैं, और मछलियों को बड़ी मछलियां खाई जाती है। हर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कहानी शुरू होती है फाइटोप्लैंक्टन से, खत्म होती है पेलिकन्स पे। डेट्रिटस फूड चेन की खासियत क्या है कि डेड लीव्स, यानी कि डेड लीव्स हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी डिकेड ऑर्गेनिज्म है, वहां से कहानी शुरू होगी। तो ये ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड या डिकेड एनिमल्स या प्लांट बॉडी से शुरू होता है। उनका जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे एक डिकम्पोजर खाया जाता है। जैसे कि ये वुड लाउस है, ये डिकम्पोजर है ना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, फिर उनको कोई और खा जाता है। तो डेट्रिटस फूड चेन के बारे में हमें एक चीज याद रखनी है कि हमेशा डिकेड या डेड या जो भी डेड या डिके एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनसे शुरू होता है। ये भी पीवाईक्यू है, ये पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। बाकी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है? जब भी डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, ताकि ये आगे कंज्यूम किए जा सके। इनको डिग्रेड करते हैं बैक्टीरियल और फंजल एंजाइम्स। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है कि ह्यूमस ना बहुत ही ज्यादा लो रेट पे डिकम्पोज होता है।
ठीक है, तो उसका जो एक्यूमुलेशन होता है उसे ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है कि ह्यूमस भी फर्दर डिग्रेड हो जाता है बाय सम और माइक्रोब्स। ओके, फिर उसके बाद जब ये डिग्रेड हो जाता है माइक्रोब्स की मदद से सच एज फंगस और बैक्टीरिया, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो फिर सॉइल में मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये इसी से जुड़े हुए हैं, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल बैलेंस से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये थे 2023 के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और साल के करेंगे जो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।